क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑफ द इनकम ऑफ अ लेक्चरर ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। विक्रम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर के ये सारा इंफॉर्मेशन है इनकम का। कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। तो हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। प्रीवियस ईयर 2021-22 तो असेसमेंट ईयर एक साल आगे 2022-23। फर्स्ट पॉइंट, सैलरी रुपीज 40,000 पर मंथ फ्रॉम विच 15% इज डिडक्टेड फॉर द प्रोविडेंट फंड टू विच द यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स 12%। तो इसमें इस फर्स्ट पॉइंट में तीन चीज की बात की गई है। पहली सैलरी, दूसरी इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तीसरी यूनिवर्सिटी जो कि इम्प्लॉयर है इस कंडीशन में क्योंकि एसएससी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। तो फिर ये हो गया इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो 3 पॉइंट हो गए। तो पहले सैलरी का देख लो, सीधे लिखोगे आप सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में 40,000 इंटू 12 4,80,000 रुपीज। आगे लिखा है कि जो सैलरी 40,000 पर मंथ है ना, इसमें से 15% डिडक्ट होता है प्रोविडेंट फंड के लिए। तो भाई डिडक्ट होता है ना, तो डिडक्ट हुआ नहीं है, कहने का मतलब कि ये सैलरी 40,000 जो है इसमें ये 15% जो है इसके इस 40,000 का 15% है, यानी कि इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इसमें इंक्लूड है। और हमने पढ़ा है कि इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अगर ऐड है तो ठीक है, हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बस सीधे 80C में नीचे डिडक्ट कर देते हैं। लेकिन जब ऐड नहीं होता है तो करते हैं, जैसे कि हमने 15th क्वेश्चन में किया था। यहां लिखा था कि नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो हमने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को ऐड किया उसमें। ठीक, यहां पे सीधे सीधे बोला है 40,000 सैलरी जिसमें से 15% प्रोविडेंट फंड के लिए डिडक्ट होता है। तो डिडक्ट होता है ना 40,000 में से, हम नहीं डिडक्ट करेंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सैलरी का पार्ट होता है। तो सीधे आप लिखोगे इनकम फ्रॉम सैलरी 40,000 इंटू 12 4,80,000 रुपीज। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का 80C में ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये चला गया सैलरी में। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ऑलरेडी इंक्लूड है सैलरी में, तो उसको यहाँ ऐड नहीं करना है, बस इसको दिखाना है कहां पे, इसको हमको दिखाना है 80C में डिडक्शन में फुल अमाउंट। सैलरी निकालोगे आप आरपीएफ के फॉर्मूले से, उसके बाद उसका 15% आप निकाल देना। ठीक है, आगे लिखा है यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स 12%। तो यूनिवर्सिटी इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। उससे ज्यादा जितना रहता है बस वो टैक्सेबल। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में आप लिखना एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये सैलरी फर्स्ट पॉइंट में सैलरी से रिलेटेड था और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सेकेंड पॉइंट, वार्डनशिप अलावेंस रुपीज 1 लाख। तो वार्डनशिप अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। रेंट फ्री बंगलो, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयज रुपीज 60,000। तो ये भी सैलरी का पार्ट है लेकिन इसका ट्रीटमेंट होता है। रेंट फ्री बंगलो, पहले देख लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट। तो भाई ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में 2 कंडीशन, पहला कि जब घर एम्प्लॉयर का हो, खुद ओनर का हो, और दूसरा जब एम्प्लॉयर रेंट पे लेके दिया हो। तो यहाँ आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर यानी कि यूनिवर्सिटी ने रेंट पे लेके ये घर एसएससी को दिया है, क्योंकि यहाँ लिख दिया है साफ साफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने किसी और से रेंट पे लिया, किराए पे लिया है, उसके बाद एम्प्लॉय को दिया है। तो हम लोग सेकेंड वाले कंडीशन से सॉल्व करेंगे। जब एम्प्लॉय का होता है घर तो पॉपुलेशन वाले फॉर्मूले से करते हैं। जब अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर रहता है तो हम ये वाला कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जैसे कि इस कंडीशन में है 60,000 रुपए एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 60,000 और 15% ऑफ सैलरी। लेकिन ये सैलरी रेंट फ्री हाउस वाला जो सैलरी पहले निकालना आप, सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस लिख के, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट, डीपी, कमीशन, बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, तब आएगा सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। फिर उस सैलरी का आप लिखना 15%। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको आउटर कॉलम में आप लिखना। यहाँ पे इसको कंडीशन, इस क्वेश्चन में फर्नीचर नहीं गिवन है तो ये वाला नील अमाउंट रहेगा, और लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है कि एम्प्लॉय ने जो पे किया हो, तो सीधे वो जो यहाँ पे ये वाला अमाउंट आएगा इस क्वेश्चन में यही टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये भी सैलरी में चला जाएगा। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीट फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी रुपीज 800। डिविडेंड पहले डोमेस्टिक कंपनी से एग्जेम्प्ट रहता था, अब फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डिविडेंड 800 रुपए। 8% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन ऑफ रुपीज
5,000। अब ध्यान देना आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन लिखा है तो ये तो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन ये जो 5,000 रुपए लिखा है ये लोन का अमाउंट है, ना कि इंटरेस्ट का। अभी तक दिया रहता था तो कॉमा लगा के लिख देता था, तो वैसे कंफ्यूज ना होना आप। यहाँ साफ साफ लिखा है 8% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन ऑफ 5,000, यानी कि लोन 5,000 का है, उस पर 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो 5,000 का 8% निकालना और वो लिखना इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन करके, ठीक है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,000 रुपीज, तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। दूसरी चीज स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट कुछ है नहीं, तो यही जो एक्चुअल रेंट रहेगा यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। और टैक्स एक्स कुछ लेस नहीं करना है तो यही एनुअल वैल्यू भी हो गया। भाई नहीं दिया है ना कुछ भी, टैक्स, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, तो भाई सीधे यही हो गया हमारा एनुअल वैल्यू। बस उसमें से आपको लेस करना है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है तो फिर सीधे आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट ₹500। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर है अकाउंट और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंडिविजुअल अकाउंट तो 3,500 तक एग्जेम्प्ट, ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 तक एग्जेम्प्ट। तो इस कंडीशन में 500 रुपए ही है, तो इंडिविजुअल वाला भी अगर हम माने तो एग्जेम्प्ट लिमिट के अंदर है। 8th पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार ₹2,500 एंड ज्वेलरी ₹8,000। ये तो जाएगा कैपिटल गेन हेडिंग में, लेकिन सिर्फ ये ज्वेलरी वाला पार्ट लिखोगे आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी ₹8,000 ये जाएगा। ये जो सेल ऑफ ओल्ड कार है ये नहीं कंसिडर होगा। अब ऐसा क्यों है भाई, देखो अगर कार का बिजनेस है, कार को बेच रहे हैं तो कार एक कैपिटल एसेट है और कार से जो भी गेन आया है वो कैपिटल गेन होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। लेकिन जब लिखा है सेल ऑफ ओल्ड कार, कोई अपनी, यहाँ पे आप मान रहे हो कि ये ओल्ड कार लिखे हैं तो पर्सनल कार अपनी बेची होंगे ये, तो भाई जब पर्सनल कार है तो पर्सनल एसेट हो गई और उससे पर्सनल गेन हुआ तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ₹9,000, ये भी कैपिटल गेन हेडिंग में जाएगा। एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन ₹4,500, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। During the year, he deposited ₹6,000 in public provident fund. Deduction in respect of life insurance premium, provident fund, except unrecognized provident fund, सारा 80C में जाता है। तो भाई पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो ये जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में। He also purchased books worth ₹650 during the same year. इसका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होना है यहाँ पे। Compute his total income for the previous year 21-22. सॉल्यूशन देखते हैं 16 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो भी असेसमेंट ईयर है हमारा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। पहले हम देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से कुछ है तो हाँ है, तो पहले उसके सारा इंफॉर्मेशन यहाँ ले लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में फर्स्ट पॉइंट में सैलरी दे रखा है जो कि है 40,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 40,000 इंटू 12, 4,80,000 रुपीज। उसी के आगे लिखा हुआ है कि सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है, जिसमें से 15% डिडक्ट हो रहा है प्रोविडेंट फंड में। तो भाई देखो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो डिडक्ट करता है एम्प्लॉय आरपीएफ के लिए, वो सैलरी का ही पार्ट होता है। तो 15% 40,000 का वो भले ही डिडक्ट हो जा रहा है, हर महीने आरपीएफ में चला जा रहा है, लेकिन वो है सैलरी का ही पार्ट। तो वो 40 यहाँ पे आप पूरा ही पूरा लोगे और लिख दोगे यहाँ पे, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है हमको कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अगर नहीं इंक्लूडेड होता तो यहाँ हम इंक्लूड करते सैलरी में, यहाँ सैलरी में इंक्लूड है ना, बस उतना काफी है। उसके बाद 80C में डिडक्शन वो तो कंफर्म देना ही देना है, तो 80C में आप दे दोगे 15% कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसके आगे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एम्प्लॉयर है तो यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एट द रेट 12%, तो 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहता है। उसके बाद दिया है वार्डनशिप अलावेंस, फुल्ली टैक्सेबल होता है सैलरी में।
1,00,000 रुपीज। आगे लिखा है रेंट फ्री बंगलो, तो रेंट फ्री हाउस का हमको कैलकुलेशन करना होता है। तो रेंट फ्री हाउस, यहाँ पे ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। अगर एम्प्लॉयर का घर होता तो पॉपुलेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे लिया हुआ है और तब दिया है एम्प्लॉय को यहाँ पे, ठीक है। तो ये भाई सेकंड वाला कंडीशन है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे सैलरी, यहाँ पे लिख भी देना रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन हो रहा है। सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। ये होता है रेंट फ्री हाउस में सैलरी का मतलब। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है 40,000 पर मंथ, साल का अभी हमने निकाला 4,80,000। डीए रिटायरमेंट है नहीं, डीपी है नहीं, कमीशन भी नहीं है, बोनस भी नहीं है। ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज में इस क्वेश्चन में एक दिया है वार्डनशिप अलावेंस, तो वो टैक्सेबल अलावेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। जितने भी टैक्सेबल अलावेंसेज होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही था, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ये आ गया 5,80,000 रुपीज सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। अब हम यहाँ लिखेंगे कौन सा कंडीशन, आप पहले वो लिख दो, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, यानी कि यहाँ पॉपुलेशन वाले बेसिस से नहीं करना है। यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है, यूनिवर्सिटी है, और 15% ऑफ सैलरी। और ये सैलरी ध्यान रखना बेसिक सैलरी नहीं, ये जो रेंट फ्री हाउस वाला सैलरी आया इसकी बात हो रही है, ठीक। तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना दिया है थर्ड पॉइंट में कि 60,000 रुपीज, तो यहां आप लिखो 60,000 और 15% ऑफ किसका 15%, ये जो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस आया है इसका 5,80,000 रुपीज। तो 5,80,000 का 50% आप कैलकुलेट करो, तो ये आ जाएगा 87,000। अब साफ साफ आपको पता चल रहा है इन दोनों में से कौन सा छूट रहा है, 60,000, तो यहाँ पे आप लिख दो 60,000 रुपीज, ठीक। अब ऐड करते हैं हम फर्नीचर, तो वो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, मतलब फर्नीचर दिया होता तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, या हायर किया गया है तो फुल हायर वैल्यू, तो वो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर लिखते हैं हम लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो वो भी कुछ नहीं है, तो यही जो 60,000 रुपीज है यही हो जाएगा इस कंडीशन में रेंट फ्री हाउस की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ फर्नीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, नहीं तो यहाँ पे ऐड करना पड़ता और लेस भी करना पड़ता अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है तब। तो ये दोनों चीज नहीं थी, तो सीधे यही वाला जो अमाउंट है इसको हमने लिख दिया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसको आप लिखो यहाँ पे अमाउंट 60,000 रुपीज जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। आगे फोर्थ पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट जो है सैलरी से रिलेटेड नहीं है, इसको आप ऐड करके आउट ऑफ कॉल नहीं, पहले ये ग्रॉस सैलरी आएगा, तो ये हो गया 4,80,000 प्लस 1,00,000 5,80,000 प्लस 60,000, ये आ गया 6,40,000 रुपीज। ये हो गया हमारा ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होता है 50,000। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस भी डिडक्ट होता अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो वो है नहीं ऐसा कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स वो भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ये 50,000 रुपीज आप लेस कर दो। 6,40,000 माइनस 50,000, यह आ गया 5,90,000 रुपीज।
इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट हेड हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है 6th पॉइंट में, तो इसमें केवल एक्चुअल रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, इसलिए नॉट कवर्ड वाले से फॉर्मूले से सॉल्व होगा। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, यहाँ लिख भी तो चाहो तो आप, हाउस नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू दे नहीं रखा है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 12,000 रुपीज, तो ये हो गया एक्चुअल रेंट। फेयर रेंट भी नहीं दिया हुआ है। तो इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है वो हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो यही 12,000 रुपए को ही ग्रेटर मानोगे आप। उसके बाद लेस करते हैं हम 3 चीज, टैक्स, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, तो वो सब है नहीं, तो आप यहाँ लिख दो नील। तो ये आ जाएगा 12,000 रुपए एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला डिडक्शन जो कि फिक्स होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। फिक्स होता है, फिक्स होता है इससे मतलब है कि फॉर्मूला होता है कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो कि चाहे कुछ भी हो भाई, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो एनुअल वैल्यू आना ही है, तो उसका 30% आपको हमेशा ही मिलेगा। तो 30% ऑफ 12,000 ये हो जाएगा 3,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन या और कंस्ट्रक्शन पीरियड वो सब है नहीं, तो सीधे यही आप लेस कर दोगे 12,000 में से। 12,000 माइनस 3,600, ये आ गया 8,400 रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद पीजीबीपी है नहीं, तो हम कैपिटल गेन्स ले लेते हैं। कैपिटल गेन्स, उसमें ये कौन से पॉइंट में, 8th पॉइंट में लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहां आप लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। भाई जो ओल्ड कार वाला सोल था वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये कार का बेचना बिजनेस होता तब कैपिटल एसेट मानते और इससे जो भी सेल आई तब कैपिटल गेन मानेंगे और लेंगे। लेकिन जब ओल्ड कार यानी कि अपनी ही कार हम बेच रहे हैं पर्सनल कार को, तो फिर उससे जो भी इनकम आता है वो पर्सनल इनकम होता है, ना कि कैपिटल गेन। तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आएगा। जो सेल ऑफ ओल्ड कार का अमाउंट लिखा है 2,500, वो मत लिख लेना आप यहाँ पे, बस जो ज्वेलरी से आया है वो लिखो आप 8,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है 9th पॉइंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन 9,000 रुपीज। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो और लिख लो यहाँ पे 17,000 रुपीज। ये हो गया कैपिटल गेन्स। अब आप यहाँ लिखोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लास्ट हेड। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले 4th पॉइंट दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 800 रुपीज। उसके बाद है 8% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन। तो यहाँ अमाउंट दे रखा है, हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना आप ये चीज। तो 5,000 रुपए का लोन है, उसका 8% आप निकाल लो, 5,000 का 8%, यह आ गया 400 रुपीज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। तो भाई इंडिविजुअल अकाउंट पे 3,500 रुपए एग्जेम्प्ट रहता है और जॉइंट अकाउंट पे 7,000 रुपए। यहाँ इंडिविजुअल भी मानोगे तो भी लिमिट के अंदर है अमाउंट, तो यहाँ लिख दो आप एग्जेम्प्ट। उसके बाद है एग्जामिनरशिप
रेम्यूनरेशन, अमाउंट दे रखा है ये 4,500 रुपये। उसके अलावा और कुछ है नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इन तीनों को आप ऐड कर लो। 800 प्लस 400 1,200 प्लस 4,500, ये आ गया 5,700। ये अमाउंट हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। अब आप लिखोगे ग्रॉस टोटल इनकम, और जितने हेड हैं उनके इनकम को आप ऐड करोगे और यहाँ पे लिखोगे। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी था 5,90,000 रुपीज, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से 8,400 रुपीज, फिर कैपिटल गेन 17,000 रुपए 17,000, फिर उसके बाद अदर सोर्सेज से 5,700, तो ये हो गया 6,21,100। हम लेस करेंगे इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। सबसे पहला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था वो तो भाई लेना ही लेना है। यहाँ पे लिखो आप पहले यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, उसमें है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो भाई बोला था पहले ही कि 15% सैलरी का डिडक्ट होता है, तो वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड था तो हमने इंक्लूड रहने दिया, वहाँ सैलरी में इंक्लूड ही रहता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसका डिडक्शन 80C में मिलता है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15%, तो 15% ऑफ। तो पहले हमको सैलरी टू आरपीएफ का निकालना पड़ेगा। सैलरी के क्या फॉर्मूला होता है आरपीएफ में? बेसिक सैलरी, टीए रिटायरमेंट, डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो यहाँ पे डीए रिटायरमेंट, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स तीनों ही नहीं है, तो जो बेसिक सैलरी है 4,80,000 वही हो जाएगा हमारा यहाँ पे सैलरी फॉर आरपीएफ। तो आप लिखोगे 15% ऑफ 4,80,000 रुपीज। तो 4,80,000 का 15%, यह आ गया 72,000 रुपीज। उसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट में 10th के बाद लिखा हुआ है कि डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। तो भाई डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यानी कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड वाले इनकम डिपॉजिट इसमें आएंगे। तो यहाँ पे भाई पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अलावा है, इसलिए इसमें ये 80C में क्वालिफाई है 6,000 रुपीज। अब आप इन दोनों को पहले ऐड करके इन कॉलम में लिखो 78,000 रुपीज। 80C का मैक्सिमम लिमिट होता है 1,50,000 रुपीज, तो ये क्वालिफाई है लिमिट के अंदर, इसलिए इसको आप आउटर कॉलम में लिख दो 78,000। सॉरी, यहाँ पे आप लिख दो 78,000 और इसको ग्रॉस टोटल इनकम में से आप लेस कर दो। 6,21,100 माइनस 78,000, ये आ गया 5,43,100 रुपीज। ये हो गया टोटल इनकम। भाई और कोई हेड से डिडक्शन था नहीं, और उसके मतलब 80C के अलावा और किसी भी हेड से था नहीं डिडक्शन, तो हमने यही बस ले लिया। और जो लास्ट पॉइंट लिखा है कि बुक कितने का खरीदा, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना था यहाँ पे।